हाँ, तो अभी तक फ्रेंड हम लोग ने पार्ट 1 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पार्ट 1 में डिस्कशन किया था लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। तो उसमें हम लोग थे कि यहाँ पे कि इफ अगर राज्यसभा कोई लॉ बनाती है, या फिर वो राज्यसभा पहली बार तो लॉ कब बना सकती है, ठीक है, राज्यसभा लॉ कब बना सकती है ये देखने वाली बात थी। तो इसके लिए किसी स्टेट का एक रेजोल्यूशन जाना चाहिए राज्यसभा के लिए, फिर राज्यसभा उसमें क्या करेगी, 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी एक रेजोल्यूशन पास करे कि राज्यसभा उसको लॉ बनाएगी, तो राज्यसभा उस पर लॉ बना सकती है। और हर एक साल में, मतलब उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, 1 साल बाद उसको उस लॉ को वापस से राज्यसभा को उस पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा, फिर से उसको पास करना होगा, सो दैट वो लॉ फिर से चलेगा, वो लॉ फिर से आगे चलेगा, ठीक है। अगर इन केस नहीं कर पाता तो नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीने चलेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आता है इमरजेंसी केस। इमरजेंसी में लेजिस्लेटिव रिलेशन किस टाइप के होंगे, इमरजेंसी में लेजिस्लेटिव रिलेशन किस टाइप के होंगे। पहली बात तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इसको कहते हैं, उस टाइम असेंबली फॉर्म में रहती है, तो असेंबली सेंटर के अकॉर्डिंग ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी और उसको रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा है, ऐसे केस में असेंबली तो रहेगी नहीं, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट्री लॉ बना सकती है, ठीक। आते थर्ड पे, इफ एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर कोई ऐसा रहता है तो ऐसे केस में पार्लियामेंट लॉ बनाती है और वो सारे के सारे स्टेट को फॉलो करना होता है, ठीक। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, सेंट्रल कंट्रोल्स ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे देखते हैं अगर कभी इमरजेंसी लगी हुई है तो उसमें सेंट्रल कौन से नेशनल इमरजेंसी लगी, स्टेट किस बात के ऊपर लॉ बनाएगा, ये सेंट्रल डिसाइड करेगा। और ऐसा भी हो सकता है, और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसको प्रेसिडेंट परमिशन ना दे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लॉ है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ना दे, प्रेसिडेंट उसको परमिशन ना दे, ठीक, तो उस पर रोक भी लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्या है। आर्टिकल 256 टू 263 पार्ट 11 में बात की गई है इस बात का, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है और इसमें एग्जीक्यूटिव पावर के 2 क्राइटेरिया है कि सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर में कभी टकराव नहीं होगा। अगर टकराव होगा तो सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब एक सेंटर के एग्जीक्यूटिव पावर को एक प्रेफरेंस मिलेगा, खास करके इमरजेंसी और अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा है तो, ठीक। और आगे देखते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, इसमें देखते हैं कि सेंटर किसी बात पे स्टेट को रोक सकता है, जैसे कि सेंटर के बनाए हुए लॉ स्टेट में फुलफिल होंगे, जो सेंटर की गाइडलाइन है वो स्टेट में फुलफिल होंगे। अगर इन केस ऐसा कुछ स्टेट मना करता है तो सेंटर आर्टिकल 365 का यूज करके प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, सेंटर डायरेक्शन टू स्टेट। यहाँ पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, जैसे मैंने आर्टिकल 365 की बात किया, ये वही बात किया गया है इसमें। पॉइंट नंबर 4 पे देखते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन एंड कोऑपरेशन। सेंटर और स्टेट आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इसी बात की उम्मीद कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस आईपीएस आते हैं, आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आते हैं। इसमें ये बात की गई कि इनका जो ड्यूटी रहेगा वो सेंटर स्टेट दोनों में रहेगा, लेकिन इनका जो रेगुलेशन रहेगा, जो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक। नेक्स्ट आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन लाइक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे एमपीएससी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात की बात करेंगे तो जीपीएससी, यूपीपीएससी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इस प्रकार अगर किसी 2 स्टेट को वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम नहीं कंडक्ट करने हैं
और वह सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे तो गवर्नर के रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट ये काम करने की ड्यूटी यूपीएससी को दे सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसी दो स्टेट के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ही बना सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन है। अब यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जब देख रहे हैं तो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट, उनके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, पर उनको रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट जहाँ पे आती जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात, वहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब सबसे नीचे लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सबऑर्डिनेट कोर्ट, और सेंटर और स्टेट दोनों के लॉ, दोनों के बनाए हुए कानून इस जुडिशियल सिस्टम में फॉलो होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कभी किसी से टकराव होता है तो वो मैटर आगे फॉरवर्ड सुपीरियर बेंच में जाता है, बड़ी कोर्ट में जाता है। मतलब हाई कोर्ट का अगर इश्यू सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सिंगल बेंच का है तो डबल बेंच, या फिर 5 जज में 7 जजेस की बेंच, इस तरह के काम होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। यहाँ पे इमरजेंसी के 3 टाइप मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आप लोग को। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में वहाँ की एग्जीक्यूटिव बनी रहती, मतलब वहाँ की मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने रहेंगे, सीएम बने रहेंगे। और प्रेसिडेंशियल रूल में वहाँ पे सीएम नहीं रहेंगे, और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि खत्म हो जाती है, ठीक है। तो रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी की जब बात करते हैं तो पहले तो इमरजेंसी के डिफरेंसेस देख लेना जरूरी था, जो कि हम लोग ने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल की बात। जब प्रेसिडेंशियल रूल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहता तो लीडर कौन रहता है? तो लीडर गवर्नमेंट रहता है, गवर्नर रहता है। गवर्नर चीफ सेक्रेटरी की लीडरशिप में काम करता है, ठीक है। और चीफ सेक्रेटरी गवर्नर के नाम पे ही सारे फंक्शंस किए जाते हैं। और सेंटर उस टाइम चाहे तो फाइनेंशियल कर्विंग कर सकता है, या फिर स्टेट लॉ के ऊपर स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, इस तरह के काम किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखें। पॉइंट नंबर 9 में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस। इसमें सेंटर को कुछ अलग से पावर दिया गया है कि अगर स्टेट नहीं बात मानता है तो उसको, स्टेट को कब करने के लिए, स्टेट को रोकने के लिए ये सब बातें भी की जा सकती हैं। आगे आता है फाइनेंशियल पावर में। देखिए अब फाइनेंशियल पावर में चेंज हो चुका है काफी, क्योंकि जब से जीएसटी आया है। यूनियन लिस्ट में 15 टाइप के टैक्स है, स्टेट लिस्ट में 20 टाइप के, और दोनों स्टेट और सेंटर 3 तरह के टैक्स ऐसे थे जो कि वसूल करते थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर में एक 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट में है, तो लोग उसकी बात करते हैं, वो है जीएसटी में आप देखेंगे कि ज्यादा करके टैक्सेस मर्ज कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट लिस्ट में 20 टैक्स हैं, ठीक। तो स्टेट लिस्ट के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को चले गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे टैक्सेस नहीं, कुछ मतलब ज्यादा करके टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के चले गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे में एक जीएसटी का शेयर देता है स्टेट को जीएसटी का शेयर देता है, ठीक। तो ये फाइनेंशियल प्रोविजन। और दूसरा कुछ जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और लिक्वर हो गया, दारू शराब हो गया, इन सब के ऊपर स्टेट अपना जीएसटी खुद ही वसूल करते हैं। तो एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं टैक्स लगा कौन सकता है, हटा कौन सकता है, ठीक। और हटा नहीं सकता, टैक्स लगा कौन सकता है, उसको बढ़ा कौन सकता है। पॉइंट नंबर 4, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। तो ऐसे टोटल बहुत सारे टैक्सेस हैं कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। टैक्स ऐसे पहले एक की बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उसको कलेक्ट करती है और उसको यूज भी करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कलेक्ट करती है और यूज भी करती है। दूसरा एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है और उसका शेयर बंटवारा होता है।
तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है और फिर वो स्टेट को ट्रांसफर कर देती है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे मतलब टोटल से 4 टाइप के टैक्सेस हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं कि बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू हैं जो कि बिना टैक्स के होते हैं, जैसे कि रेलवे में जो कमाई हुई, जो बैंकिंग सेक्टर से कमाई हुई, जो पीएसयू ने सेंटर की कमाई की, वो सब जो कमाई वाले बातें हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंटर आपस में मिल बांट के करते हैं और उसका रिकमेंडेशन कौन करता है? फाइनेंशियल कमीशन इस बात का रिकमेंडेशन करता है। फाइनेंशियल कमीशन कहाँ से आता है? आर्टिकल 280, हर 5 साल में प्रेसिडेंट को लॉ बनाना पड़ता है, प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल कमीशन अपॉइंट करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंड करता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का। और अगेन वो फाइनेंशियल कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, वो एडवाइजरी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे माने तो या फिर ना माने। अब यहाँ पे देखते हैं बोरोविंग्स। ठीक है, बोरोविंग में स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट को किसी फॉरेन बैंक या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उधार लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल से कंसल्ट करना पड़ता है। सेंट्रल वहां पे गारंटी देता है कि अगर ये स्टेट पैसे नहीं चुका पाए तो हम पैसे चुकाएंगे, तो ही उस स्टेट को जो भी कर्जा मिलता है उसी कैसे मिलता है। और बिना सेंटर के परमिशन के कोई भी स्टेट कर्जा नहीं ले सकता किसी फॉरेन या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब आते देखते हैं इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? तो जब इमरजेंसी लगती है कि तो उसमें सारे के सारे पावर या प्रेसिडेंशियल रूल, इसलिए इमरजेंसी हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ, सारे के सारे पावर सेंटर को चले जाते हैं। तो सेंटर ऐसे केस में लॉ बनाती है और सेंटर जिस हिसाब से बोलेगी स्टेट को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा और उसके एग्जीक्यूटिव को भी उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। चाहे तो सेंटर ये भी कर सकती है कि जो मनी बिल पास करे, जो मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करे, उसको ये बोल सकती है कि प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन के लिए भेजना मैंडेटरी कर सकती है। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट को भेजने के लिए मैंडेटरी कर सकती है। ठीक, तो ये इमरजेंसी की पावर है। इसके अलावा हम लोग कुछ और देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि देखते हैं ग्रांट के बारे में। ग्रांट कौन से होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेटरी ग्रांट, एक होता है स्टेटरी ग्रांट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो स्टेटरी ग्रांट होता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है स्टेटरी ग्रांट में ये होता है कि पार्लियामेंट एक ग्रांट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वो फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर होता है। ठीक, दूसरा कौन सा ग्रांट होता है? डिस्क्रेशनरी ग्रांट। ठीक, डिस्क्रेशनरी ग्रांट में क्या होता है? डिस्क्रेशनरी ग्रांट में क्या होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल के ऊपर डिपेंड होता है। डिस्क्रेशनरी, ठीक, डिस्क्रेशनरी ग्रांट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल के ऊपर डिपेंड होता है कि वो देती है कि नहीं देती है किसी को, और डिस्क्रेशनरी ग्रांट सबको नहीं मिलता है। ठीक, और एक बात, यहाँ पे स्टेट अपने टैक्सेस लगा सकते हैं, अपने लेवी लगा सकते हैं। जैसे कि भी रिसेंट में कोविड-19 से फाइट करने के लिए कल नागालैंड ने एक टैक्स लगाया, कोविड-19 टैक्स। तो इस बात का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इस बात का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि वह ऐसा कर सकते हैं, उनको ऐसा फुल पावर है। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशन के ऊपर बहुत सारी कमिटीज बनी थी और एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में भी, इवन इन यूपीएससी एग्जाम में उसके रिकमेंडेशन पूछना बंद कर दिया है। बहुत इक्का दुक्का अगर पूछते तो पूछ लेते, नहीं तो वैसे नहीं पूछते हैं। जहां तक मेरी जानकारी में पिछले 5 साल में यूपीएससी ने किसी भी कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं पूछा है। अभी 2020 का एग्जाम आएगा
2015 से लेके 2020 में किसी भी कमेटी के रिकमेंडेशन नहीं पूछा है। हाँ, अपने जो दूसरे एग्जाम लाइक एनडीए, सीडीएस, वो सब एग्जाम में यूपीएससी कहाँ से अपॉइंटमेंट होता है वो पूछती है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो एसपीएससी वाले एग्जाम होते हैं वहां पे भी इस तरह की बातें पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, मोरारजी देसाई कमीशन को सेंटर स्टेट रिलेशन की स्टडी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, ठीक है। राजा मन्नार कमेटी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी, राजा मन्नार कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी, राजा मन्नार कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है। वो तमिलनाडु गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक। फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल बनाई थी, ठीक। देख लेते हैं, मोरारजी देसाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। राजा मन्नार कमेटी अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अपॉइंटेड बाय अकाली दल, ठीक। सरकारिया कमीशन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पुंछी कमीशन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट कौन किया था, या फिर खाली कभी कभी देते 3-4 कमेटी के नाम देके उसमें बोलेंगे स्टेट सेंट्रल रिलेशन को स्टडी करने के लिए कौन सी कमेटी थी, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया, टेंशन एरियाज इन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर अपॉइंटमेंट, बजटरी प्रोविजन को लेकर अपॉइंटमेंट, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर अपॉइंटमेंट, बजटरी प्रोविजन को लेकर अपॉइंटमेंट, अलग अलग इश्यू होता है। ऑल इंडिया, देन बजट को लेके, देन स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगाने को लेके, देन अगर बात किया जाए तो अगर कोई नेचुरल कलामिटी आती है तो उसमें सेंट्रल हेल्प नहीं कर पाती है, और अगर हेल्प करती है तो स्टेट के विल के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो ये सब बातें से लेके सेंटर और स्टेट के बीच में तनाव होता है। ये एक पूरा एक मेंस का टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लोग अलग मेंस की तैयारी करेंगे यूपीएससी का, तो उसमें कर लेंगे ज्यादा डीप में, ठीक है। तो अभी इतना ही, और आप लोग इसको पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, क्लास में आइए और क्लास में आके पूछिए अगर कोई डाउट है तो। इस बारे में सेंटर स्टेट रिलेशन को टॉपिक एक बार नहीं समझ में आता, उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। उसको पढ़िए और क्लास में आइए, उसके बाद में उसको सॉल्व कर, जो भी डाउट रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर हम लोग आगे काम करेंगे। टेस्ट पेपर रेडी है तो आप पूरा पॉलिटी के लिए तैयार रहिए, और उसका एग्जाम जैसे लॉकडाउन खुलेगा हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर के लिए हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।